क्षेत्र में इतना अच्छा शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले माननीय श्री बनवारी लाल जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयकर आयुक्त, और हमारी दीदी मुनेश कुमारी जी, जो लगातार सतत प्रयास के माध्यम से बच्चों के उत्थान में लगी रहती हैं, मैं उनका भी कोटि कोटि स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहाँ पधारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, सभी वरिष्ठ क्षेत्र के समाज सेवियों का, और मैं देख रहा हूं पीछे हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी के समय के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं उनका, और इधर मेरे बराबर में सभी शिक्षिकाएं और स्कूल के बच्चे बैठे हैं उनका, सामने प्रेस, पीछे पुलिस प्रशासन, मैं सभी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ एक ऐसे सम्मानीय शिक्षक का जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को शिक्षा और संस्कार के प्रचार और प्रसार में समर्पित कर दिया। आदरणीय श्री महावीर प्रसाद जी, जो हमारे सम्मानीय श्री बनवारी लाल जी के गुरु भी हैं, मैं निवेदन करती हूँ कि आप कृपया मंच पे आएं और अपने संक्षिप्त किंतु मूल्यवान विचार प्रस्तुत करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुदेवे नमः। आज के इस अकरवास लाइब्रेरी तथा अवंतीबाई लोधी के सम्मान समारोह में, भव्य दिव्य समारोह में, जिसके मुख्य अतिथि माननीय श्री BL वर्मा जी हैं, आज गर्व में भी महसूस कर रहा हूँ कि जो बनवारी लाल जी इंटर में थे उस समय हमने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था, उनको गाइड किया था कि कुबेर इंटर कॉलेज वो पुरानी संस्था है जहाँ से IAS, PCS, देशराज सिंह, बलवंत सिंह, भुवनेश कुमार, सो मेनी IAS वहाँ से निकले। तो शिक्षा के आधार पर हम सब जानते हैं कि एजुकेशन इज द पर्सनल एबिलिटी ऑफ ए मैन, नोबडी कैन डिवाइडेड। इसी के आधार पर डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट सभी क्षेत्रों में जाते हैं, जैसा कि आप उदाहरण देख रहे हैं। तो लाइब्रेरी खोलकर इन्होंने ऐसा काम किया है, जो यहाँ से एक लिस्ट है 22-25 IAS डिवाइस से निकले हैं, जो कमिश्नर भी रहे, CB राठी जी रहे, देशराज सिंह रहे, बंसराज सिंह रहे, ओम प्रकाश व्यास रहे, मुझे सबके नाम जवानी याद है। तो इनको बताता था कि देखिए बलवंत सिंह ही वॉज दी वेरी पुअर फैमिली से थे और यहाँ के थे डडोरा के। तो मैं हॉस्टल वार्डन बाद में रहा, तो उनकी फीस भी माफ थी और उनका भोजन भी। तो उन्होंने 1944 में फर्स्ट क्लास फर्स्ट IAS विद आर्ट साइड से उन्होंने फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट क्लास पास की थी कुबेर से। इसी तरह से वहाँ से बहुत से स्टूडेंट निकले जिन्होंने कीर्तमान स्थापित किया। उसी कड़ी में श्री बनवारी लाल जी ने ये कीर्तमान स्थापित किया। दानपुर अपने प्राइमरी स्कूल से लेकर जनता इंटर कॉलेज दानपुर, कुबेर इंटर कॉलेज दवाई, उसके RBS कॉलेज आगरा, IARI जहाँ भी रहे वहाँ से टॉप किया, जिसका आप परिणाम देख रहे हैं। और उन्होंने ऐसा काम किया है जो अब तक जो IAS रहे, जो बड़े बड़े धनाढ़ रहे, बड़े बड़े संचालक रहे, स्कूल प्रबंधक रहे और जो भी रहे, उन्होंने केवल अपनी बिजनेस टाइप से किया। मैं कहने में नहीं चूकूंगा कि हमारा कॉलेज जो मैं 1957 का हाई स्कूल हुआ, 61 का ग्रेजुएट, उस समय डॉक्टर RK सिंह RBS से आए थे, ही वॉज प्रिंसिपल, ये सर्वे करने के लिए कि यहाँ BSc AG हो। लखावटी के अलावा यहाँ BSc AG नहीं थी। आगरा
या बड़ौत में थी। तो उस समय ये सर्वे हुआ कि यहाँ अगर मैनेजर साहब उस समय गणपत सिंह थे, अगर इतनी ज़मीन और लाइब्रेरी दे दें तो यहाँ BSAG खुल जाएगी। तो यहाँ की जनता ने उसका विरोध किया था और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, कहने में सब समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब है किसी की इसी और निगाह नहीं गई। लाइब्रेरी से सभी बच्चे IAS की, PCS की, टेट की और पुलिस की हर एक कंपटीशन की पुस्तकें यहाँ अवेलेबल होंगी। क्योंकि पहले आगरा में आयोग में डॉक्टर हमीर सिंह की वजह से एक्सपर्ट रहा, तो लोग वहाँ से मंगाते थे, इलाहाबाद से, कानपुर से या दिल्ली मेरठ से वो किताबें। तो अरे भाइयों, गार्जियन, माताएं, बहनों और खास तौर से स्टूडेंट, वो सब किताब यहीं पर मिलेंगी। इसलिए अंत में मैं सबसे कहता हूँ कि यहाँ लाइब्रेरी में अधिक से अधिक छात्राओं को भेजें, क्योंकि छात्राएं हर एक क्षेत्र में, गेम्स में, हॉकी में, और PV सिंधु बहुत बड़े नाम है, इसलिए लेने में टाइम लगेगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत। रुके रहिए सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि अब हम मुख्य अतिथि के बारे में जानें और उन्हें सुने, एक स्वागत की परंपरा को और हम पूरा करेंगे। मैं मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर बनवारी लाल जी के गुरुओं को वो अपने हाथों से सम्मानित करें। मुख्य अतिथि से अनुरोध है कि एक बार थोड़ी देर के लिए मंच पर आ जाएं। एक मिनट, कोई बात नहीं सर, आएंगे आएंगे। ये दोनों गुरु हैं हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी के, और हम चाहते हैं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि इन्हें शॉल और प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां इन गुरुओं के लिए और मुख्य अतिथि के लिए बजा दीजिए। इसके बाद जिन सामाजिक सदस्यों का हम सम्मान करेंगे, मैं नाम ले देता हूं, वो तैयार रहें। हरवीर लोधी सयाना, डॉक्टर सतीश लोधी इलाना, श्री ब्रजपाल राठी जी, सामेंद्र नागर जी, देवेंद्र सिंह सेवानिवृत्त नायब सूबेदार, श्री प्रमोद वर्मा जी, अमित कुमार दोगमा, डॉक्टर नरेश जी जिला पंचायत सदस्य, CP सिंह जी, रामदास जी पूर्व IRS दिल्ली, श्री रामेश्वर लोधी बुलंदशहर, KP सिंह जी बुलंदशहर और सोनू लोधी जिला पंचायत सदस्य। इन लोगों का स्वागत होना है, ये लोग कृपया मंच की तरफ आ जाएं। जिन सामाजिक सदस्यों का मैंने नाम लिया है वो कृपया मंच की तरफ आ जाएं। कृपया आप लोग मंच की तरफ आ जाएं, ताकि उसके बाद हम फिर मुख्य अतिथि के वचनों को भी सुनेंगे। वो कुछ पता है मुझे। हाँ हाँ हाँ, अरे जल्दी करो। नहीं अच्छा, दे रहा हूँ। हाँ कार्ड दो। नहीं लेना है, नहीं उन्हें सम्मानित करना है या वो करेंगे, करना है। विनोद शर्मा, श्री विनोद शर्मा बुलंदशहर से आए हैं, वो भी आ जाएं। ये जिनके नाम लिए वो मंच पर आ जाएं। और इन सब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर बनवारी लाल जी को, रिटायर्ड IG श्री KP सिंह जी को और डॉक्टर राजीव लोधी को। डॉक्टर राजीव लोधी, रिटायर्ड IG KP सिंह जी और डॉक्टर बनवारी लाल जी मंच पर इनका स्वागत करेंगे। सर आप इनका स्वागत करोगे सबका? हाँ। नहीं बोला? श्री किशनपाल सिंह जी चेयरमैन जहांगीराबाद, वो भी शायद रह गए थे, आ जाए। हाँ, हमने बुलाया था तो उस समय हो सकता है वो नहीं। अच्छा अच्छा, आ जाइए। जहांगीराबाद जिलाध्यक्ष नहीं, चेयरमैन जहांगीराबाद, अब बना दिया। श्री विनोद शर्मा बुलंदशहर से, IG KP सिंह जी आइए, और डॉक्टर राजीव जी, ये इनको सभी का शॉल पहना के सम्मान करें। सत्यप्रकाश जी लाइए, शॉल लाइए फटाफट। लो, ये हो गया। हाँ, एक एक लोग डाल दीजिए।
जिनके नाम लिए थे एक बार मैं बोल देता हूँ। श्री हरवीर सिंह लोधी सयाना, डॉक्टर सतीश लोधी लाना, ब्रजपाल राठी जी, श्यामेंद्र नागर जी, देवेंद्र सिंह सेवानिवृत्त नायब सूबेदार, प्रमोद वर्मा नरौरा, अमित कुमार दोगवा, नरेश जी जिला पंचायत सदस्य, सीपी सिंह जी, रामदास जी पूर्व IRS नोएडा, रामेश्वर लोधी बुलंदशहर, KP सिंह जी बुलंदशहर, सोनू लोधी जिला पंचायत सदस्य और जहांगीराबाद के चेयरमैन, ये सभी लोग मंच पर रहें। छोड़ दो। हो गया सभी का? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी हमने एक वीडियो क्लिप से डॉक्टर बनवारी लाल जी के बारे में जाना और ये बिल्कुल सच है कि यदि कहने से अधिक अगर हम कोई चीज़ दिखा दें तो उससे उस व्यक्ति के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। आज के हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, उनके जीवन के बारे में भी हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है और प्रयास किया है कि उसके माध्यम से आप हमारे मुख्य अतिथि के बारे में जानें। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। साउंड आनी चाहिए बस। हाँ, देखिए इस वीडियो क्लिप से और आप जानिए हमारे मुख्य अतिथि के बारे में। महर्षि कश्यप की तपोभूमि एवं पावन गंगा घाट कछला, जहां से उत्तर दिशा में लगभग 20 किलोमीटर दूर खेत खलियानों से घिरा एक गांव ज्योरा पारवाला स्थित है। इसी पवित्र भूमि की मिट्टी में जन्मे हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, जिन्होंने एक साधारण ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्र सेवा के सर्वोच्च आयाम तक पहुंचने का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी प्राथमिक शिक्षा आपके पैतृक गांव ज्योरा पारवाला की प्राइमरी पाठशाला से प्रारंभ हुई, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा राधेलाल इंटर कॉलेज कछला से पूर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ते हुए आपने गुरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर शाहजहांपुर से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। श्रीमान BL वर्मा को मैंने 1975-76 में हाई स्कूल की परीक्षा और उसके बाद इंटर की परीक्षा में सम्मिलित कराया है। योग्यतम शिष्यों में से एक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका खासा जुड़ाव रहा। संघ के अंतर्गत आपने खंड कार्यवाह और तहसील बौद्धिक प्रमुख के रूप में कार्य किया। वर्ष 1980 में भाजपा की स्थापना के समय से ही आपने एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। आपको राजनीतिक जीवन की पहली बड़ी जिम्मेदारी 1984 में मिली, जब बदायूं के तत्कालीन जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा जी ने आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला महामंत्री नियुक्त किया। उसी वर्ष एक और ऐतिहासिक अवसर तब आया जब किसान सम्मेलन के निमंत्रण हेतु आप अपने राजनीतिक गुरु बाबूजी कल्याण सिंह जी के पैतृक गांव अतरौली विधानसभा के गांव मढ़ोली में पहुंचे और वहीं पहली बार अपने गुरु से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगातार संगठन में सक्रिय रहते हुए वर्ष 1996-97 में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शर्मा जी ने आपको प्रदेश मंत्री का दायित्व सौंप दिया। लेकिन जब 1999 में बाबूजी कल्याण सिंह जी भाजपा से अलग हुए, तब आपने भी
अपने पद से त्यागपत्र देकर उनके साथ रहने का निर्णय लिया। ये आपकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता का प्रतीक था। वर्ष 2000 में बाबूजी ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया, जिसमें आपको बदायूं जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2003 में पार्टी के पुनः भाजपा में विलय के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी के नेतृत्व में आपको प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया। इसके पश्चात डॉक्टर रमापति त्रिपाठी जी के कार्यकाल में भी आपने यही दायित्व निष्ठा से निभाया। जब 2009 में बाबूजी ने एक बार फिर भाजपा से अलग होने का निर्णय लिया, तब आपने भी दूसरी बार प्रदेश मंत्री पद से त्यागपत्र देकर अपने गुरु के साथ चलने का निर्णय लिया। 2010 में बाबूजी द्वारा गठित जन क्रांति पार्टी में आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बाद में दिसंबर 2012 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी द्वारा जन क्रांति पार्टी का विलय भाजपा में कराया गया। वर्ष 2013 में जब भाजपा ने रुहेलखंड क्षेत्र का गठन किया, तब आपको पार्टी ने क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। आपके नेतृत्व कौशल और संगठनात्मक दक्षता को देखते हुए आपको दूसरी बार 2016 में ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया। 2017 विधानसभा चुनाव में आपके नेतृत्व में भाजपा ने 65 में से 57 सीटों पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक सफलता वाला क्षेत्र रहा। ये परिणाम आपकी रणनीतिक समझ और सशक्त नेतृत्व का परिचायक था। आपकी लगन और संगठन के प्रति निष्ठा को देखते हुए 2017 में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई। तत्पश्चात अप्रैल 2018 में आपको यूपी सिडको का चेयरमैन बनाया गया और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। नवंबर 2020 में आप राज्यसभा सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुए। उसी अवधि में भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में आपको संगठन की राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी सौंपी गई। ये वही समय था जब आप एक साथ तीन महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। आपको 7 जुलाई 2021 को भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर प्राप्त हुआ। नए गठित सहकारिता मंत्रालय में माननीय अमित शाह जी के साथ एकमात्र राज्य मंत्री के रूप में आपने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। साथ ही आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई। आपकी कार्यकुशलता और जनसेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए 9 जून 2024 को आपको पुनः मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जहां आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। अपने राजनीतिक गुरु बाबूजी कल्याण सिंह जी के प्रति आपका सम्मान और श्रद्धा भाव अद्वितीय है। आपने उजानी स्थित अपने निवास से कुछ ही दूरी पर मथुरा बरेली मुख्य मार्ग पर बाबूजी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित कर अपने गुरु के आदर्शों को साकार रूप दिया। इसी सेवा भाव से प्रेरित होकर आपने बाबूजी कल्याण सिंह जी की स्मृति में बदायूं में अवंतीबाई लोधी छात्रावास की स्थापना की, जो सर्व समाज के गरीब बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क समर्पित है। इस छात्रावास के आप संरक्षक हैं। आज आपका राजनीतिक और सामाजिक जीवन एक प्रेरणा है, एक ऐसी यात्रा जो गांव की प्राइमरी पाठशाला से शुरू होकर देश की राजधानी के मंत्रालय तक पहुंची। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पद से अधिक पार्टी और सिद्धांतों को प्राथमिकता दी, और एक ऐसा नेता जिनके जीवन में निष्ठा, संगठन और सेवा तीनों का अद्भुत संगम है। ये था हमारे आज के मुख्य अतिथि का संक्षिप्त जीवन परिचय। हमने प्रयास किया था कि कड़ियों को अच्छी तरह से जोड़ा जाए। अगर इसी को कोई एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनाता तो पता है वो क्या कहता है इसके शुरू में, छोरा गंगा किनारे वाला, है ना। तो आज के अपने मुख्य अतिथि महानायक केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर BL वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपने आशीर् वचनों से यहाँ उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करें। डॉक्टर श्री BL वर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज
इस डिवाई क्षेत्र में इस अकबर आवास नवीनीकृत लाइब्रेरी के उद्घाटन और वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी प्रतिभा सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच भाजपा के पूर्व विधायक, बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय श्री राम सिंह जी, हमारी पूर्व विधायक डिबाई श्रीमती डॉक्टर नीता राजपूत जी, हमारे पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव लोधी जी, हमारे चेयरमैन जहांगीराबाद श्री किशनपाल सिंह जी, हमारे आईजी आदरणीय केपी सिंह जी, बाबूजी नन्हे सिंह जी जो जहांगीराबाद के हैं, कासन से आए आदरणीय वेदराम वर्मा जी, डॉक्टर सतीश वर्मा जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं एटा के, हमारे आदरणीय भगवान दास नोएडा, डॉक्टर नरेश जिला पंचायत सदस्य, राजपाल सिंह लोधी, ब्रजपाल जी राठे, श्यामेंद्र नागर, आदरणीय BS राणा जी, हरवीर सिंह लोधी सयाना, सतीश लोधी जिला पंचायत के सदस्य, श्रीमान हरीश लोधी जी मंडल के अध्यक्ष, नन्हे सिंह वर्मा बाबूजी के नाम मैंने ले ही दिया है, आदरणीय रमेश लोधी प्रधान जी, चेतराम राजपूत जी नोएडा से और हरवीर सिंह लोधी सियाना से, रामदास जी हमारे आलोक चलाते हैं वो भी सेवानिवृत्त हैं, और मैं कहूं इस डिवाई की जो टीम है ऐसे भुवनेश मथुरिया जी जो अध्यक्ष हैं डिवाई विकास समिति के, श्री मलखान सिंह जी अध्यक्ष हैं समाज कल्याण समिति के, कृष्ण प्रकाश वर्मा जी, JK गांधी जी भारत विकास परिषद के से हैं, श्री गंगा प्रसाद निराला जी, श्री भूप सिंह लोधी जी तहसील अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, नरेश कुमार अध्यक्ष प्रधान संगठन दानपुर, नीरज कुमार अध्यक्ष प्रधान संगठन ब्लॉक डिवाई, BS वर्मा, श्री गिरिराज वाष्णव जी, और खास तौर से इस कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया है और जिनके आदेश पर हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर वनभाई लाल जी, बहुत ही हमारे सीनियर IRS अधिकारी और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर से भी आपने सेवाएं पूरी की हैं, ऐसे बहुत ही आदर सम्मान के डॉक्टर वनभाई लाल जी, उनका साथ दे रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मुनेश कुमारी जी जो सामाजिक कार्यों में और विशेष तौर से इस लाइब्रेरी में अपना पूरा सहयोग कर रही हैं, ऐसी आदरणीय मुनेश कुमारी जी, और मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ जिनका मैंने भी सम्मान किया है, आदरणीय डॉक्टर वनभाई लाल जी के गुरु के रूप में जिनका भी आशीर्वाद भी हमने लिया है, ऐसे आदरणीय रोहतान सिंह सेवानिवृत्त अध्यापक, आदरणीय श्री महावीर सिंह जी, और हमारे डॉक्टर वनभाई लाल जी के ही बैचमेट आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, वो भी IRS के रूप में आपने सेवाएं पूरी की हैं, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मान के योग्य जिला पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि इसका जो संयोजन किया है और इस टीम के जो विशेष महत्व है डॉक्टर वनभाई लाल जी के साथ और मुनेश कुमार जी के साथ, जो कई बार पता चलता है कि बिल्डिंग तो दिखाई पड़ती है, बिल्डिंग के नीचे जो बुनियाद के रूप में ईंटें लगी होती हैं वो दिखाई नहीं पड़ती, तो इसमें पूरा कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले नाम लूंगा श्रीमान डोईलाल जी का। डोईलाल लोधी जी किधर है? ये दिखाई भी नहीं पड़ते, ये आ गए हैं डोईलाल जी। और इस टीम में विशेष रूप से हमारे डॉक्टर अशोक बाबू जी, अजब लारे जी जो IAS कोचिंग के चेयरमैन हैं, हमारी उपासना लोधी जी जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरी चलाती हैं, आदरणीय SS भरेड़िया जी, आदरणीय अमित कुमार सिंह जी, ऐसे इस टीम के मैं जितने कुछ नाम लूं कम है,
मुझे लगता है ये वास्तव में समाज के प्रति सेवा का भाव और शिक्षा के प्रति सेवा का भाव, इसका कि जुनून हमारे दिल में जब जुनून जगता है तो हम ऐसे कामों के लिए आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं सच में आप सबके चरणों में हृदय से नमन और वंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं देख रहा हूं बाहर यहां जगह कम पड़ गई है। इस ग्राउंड में जगह कम होने के नाते बाहर एलईडी लगी है। एलईडी में लोग देख रहे हैं बड़ी संख्या में गर्मी में। तो मैं ऐसे सभी अपने माताओं बहनों के, देवियों सज्जनों के और प्यारे हमारे छात्र छात्राएं बैठे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन उनका करता हूं। सम्मानित बहनों भाइयों, आज का दिन मेरे लिए वास्तव में बहुत ही खुशी का दिन है। दिन इसलिए कि जहां पर एक और हमने आज नवीनीकृत लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, तो उससे पहले जब इसकी शुभारंभ हुआ था, इसकी नींव पड़ी थी, उसका शुभारंभ करने के लिए आपने मुझे बुलाया था। इसलिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और सच कहूं, जब मेरे बारे में बदायूं के विषय में कहा तो सच में अगर शायद आपकी वो लाइब्रेरी का उद्घाटन करने में नहीं आता तो मेरे दिमाग में ये लाइब्रेरी, ये कोचिंग, ये छात्रावास का शायद ही विजन आता। मेरे मन में दो भाव चल रहे। माने बाबूजी कल्याण सिंह के विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है, आप सब जानते हैं कि सन 84 में मेरी पहली भेंट हुई और सन 84 से लेकर के उनकी आखिरी सांस तक मुझे साथ देने का अवसर मिला। और साथ ही साथ मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उनका 36 वर्ष लगातार आशीर्वाद, और इतना आशीर्वाद मिला शायद दिवाई, अलीगढ़ और एटा तो छोड़िए, पूरे प्रदेश में और देश में इतना आशीर्वाद किसी को बाबूजी ने नहीं दिया जितना बीएल वर्मा को आशीर्वाद देने का काम। तब मेरे मन में आता था, बाबूजी कहते थे कि जब व्यक्ति कहीं किसी तरह से अपने को स्थापित करे तो समाज के कुछ काम करना चाहिए, समाज के प्रति सेवा का भाव आना चाहिए, कोई ना कोई समाज का सेवा का काम लेना चाहिए। मेरे मन में इससे पहले आता था कि मैं अपने बुजुर्गों के लिए काम करूंगा, कोई वृद्धाश्रम खोलूंगा, ऐसा मेरे मन में भाव आता था। लेकिन जब मैंने आदरणीय बनवारी लाल जी और मुनेश कुमारी जी के आग्रह पर यहां पर इस लाइब्रेरी का शुभारंभ किया, और जब मैंने छात्रावास बनाते बनाते जब मुझे आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो यहां पर आकर के मैंने सब चीजों को देखा। और यहां ही केवल नहीं देखा, हमारे डॉक्टर अजब लहरा जी और पूरी टीम, हमारी उपासना जी, सब लोग खड़े हैं, डोई लाल जी हैं, आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं। इन लोगों के साथ में मुखर्जी नगर में जाकर के सुबह से लेकर शाम तक एक एक कोचिंग को मैंने देखा, कहां का क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है। मैंने विचार किया कि बदायूं में शिक्षा के क्षेत्र में मैं वो काम करना चाहता हूं जो बच्चे मुखर्जी नगर जो सेवा न मिले, कोटा में जो सेवा न मिले, उससे अच्छी सेवा यहां देने का काम करें। आज मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी के लिए कि उन्होंने इस दिवाई में आधुनिक रूप से बुक्स की, और मैं कहूँगा बड़ी बुक बैंक की लाइब्रेरी आपने खोली है। और जब अभी हम देखने गए तो उस हॉल को देखा हमने, एसी के साथ साथ उनको कंफर्टेबल कैबिन, और कैबिन के साथ साथ एक ऐसी कुर्सी, ऐसी चेयर, जो पता चला कि बच्चे आराम से अपने आराम से पढ़ सके, देख सके। और जब मैंने सुना श्रीमती मुनेश कुमारी जी के द्वारा यहां पर कुछ इस प्रकार के भी तत्व हैं, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि ना तो हम खुद पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। अब शिक्षा में जिनकी रुचि ना रही हो तो वो शिक्षा क्यों चाहेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, अब शिक्षा किसी के रोकने से रोकने वाली नहीं है।
तो डॉक्टर बनवारी लाल जी अखबराबाद से जाकर के अपने कॉलेज और ऊपर तक टॉप करते करते 89 में IRS अधिकारी बन सकते हैं। या मुझे लगता है बुलंदशहर वालों के लिए तो इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम से ही डर लगता होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? इनकम टैक्स ऑफिसर, और कोई व्यापार वगैरह करते हैं ना, वो तो और ज्यादा डरते हैं। घर भाई रिपोर्ट इनकम टैक्स ऑफिसर तो, अरे भैया ये इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं, ये तो कई सीढ़ी ऊपर नहीं, मुख्य आयकर अधिकारी, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, ये इनकम टैक्स अफसर से बहुत बड़ा पद होता है। लेकिन कई बार हमारे समाज के लोग, हमारे यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं ना, तो उनको नहीं पता है कि एसपी की ताकत क्या होती है। वो कहते तो हमारे क्षेत्र में सिपाही वो है, बस वही हमारे सब कुछ है, वही कप्तान है। लगता है नहीं लगता है? कई बार तो हमारे पास आ जाते हैं, लियो साहब फलाने सिपाही से जरा बात कर लियो। भारत सरकार के मंत्री को फोन देते हैं, कहते हैं कि हमारी बात जरा फला सिपाही से करा देना, क्योंकि हमने वहीं तक सीखा है। तब मैं चाहता हूं कि वास्तव में शिक्षा की जो हमारे समाज में, डिवाई में, बुलंदशहर में जो कहीं ना कहीं कमी महसूस आपने की होगी, और आपके मन में वो इस प्रकार का भाव कि मैं तो चलो निकल गया, लेकिन केवल मेरे बच्चे ही नहीं, उन्होंने पूरे बुलंदशहर को अपना माना है, पूरे बुलंदशहर के बच्चों को, छात्र छात्राओं को अपना माना है, और उसी को लेकर के आपने निःशुल्क सेवाएं देने का काम किया। मैं जानता हूं इस प्रकार का काम कोई करते हैं तो काम कठिन होता है। मुझे पता है कि मैंने अपना छात्रावास का निर्माण किया, आपने थोड़ा सा झलक देखी होगी। केवल छात्रावास ही नहीं है, वो छात्रावास भी है, वहां कोचिंग भी है, ऑनलाइन कोचिंग भी है, फिजिकल कोचिंग के लिए जैसा बताया कि यूपीएससी के हमारे मैंने प्री निकालने वाले फैकल्टी मेंबर हैं, बड़ी बुक बैंक की लाइब्रेरी है, और मैं कहूं कि उन किताबों का कलेक्शन करने के लिए और उनकी सूची बनाने के लिए 1.5 से 2 महीना लगा। और दिल्ली में किताबें न मिली तो किताबें हमने अहमदाबाद से लेकर के बंबई तक से किताब मंगवाने का काम किया, केवल इसलिए कि इस संस्थान से जो बच्चे पढ़े उनके मन में भाव आए कि मुझे आवश्यकता नहीं है कोटा जाने की, मुझे आवश्यकता नहीं है मुखर्जी नगर जाने की, मुझे आवश्यकता नहीं है लखनऊ या प्रयागराज जाने की, यहीं पर जाकर अपनी सेवाएं करें। एक बार जब मैं अपने बच्चों से जाता हूं, संवाद करता हूं, आज उसमें 361 बच्चे हैं, 361, और मुझे अच्छा उस समय लगता है कि हम देखते हैं कि एक गार्जियन के लिए, माता पिता के लिए अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत, कितना त्याग, कहां बच्चे को भेजेंगे, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ता है। मैंने 361 बच्चों की जिम्मेदारी ली, और जब मैंने एक बार संवाद किया, बच्चों से पूछा कि आप कहां से हो, मुझे लगता है कि बदायूं के बच्चे होंगे। आप आश्चर्य करेंगे, बच्चों ने जब हाथ उठाए बदायूं से बाहर कितने बच्चे हैं, तो उसमें से 20-25% बच्चों के हाथ उठे। मैंने पूछा कहां से हो, किसी ने कहा अलीगढ़ से, किसी ने कहा कासगंज से, किसी ने कहा एटा से, मैनपुरी से, फिरोजाबाद से, शाहजहांपुर से, बरेली से, पीलीभीत से, और 2 बच्चों ने तो कहा कानपुर से। आप विचार करिए, रूम हमारे पास अवेलेबल उतने नहीं है, तो किराए पर रूम लेकर के बच्चे वहां स्टडी करने के लिए बदायूं में उस निःशुल्क वाले छात्रावास में आते हैं। हमारे मन में आ रहा था भाई डीपीएस और बाकी अच्छे स्कूलों के बच्चे तो इसलिए नहीं आएंगे, उनके माता पिता सोचेंगे वहां तो फ्री की कोचिंग है। लेकिन आज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, टीम हमारी खड़ी है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर नहीं है, सिलेक्शन ये लोग तय करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता के लिए सबसे आग्रह किया है, इसमें कोई व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे मेरे विधायक हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो या और हो, मेरे कोचिंग संस्थान में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। और उसी का परिणाम है 27 अप्रैल को हमने शुभारंभ किया है, और जब मैं सुनने को मिलता है कि हमारे इतने बच्चों ने ये परीक्षा पास कर ली, ये परीक्षा पास कर ली, ये परीक्षा पास कर ली, मेरा विश्वास है आने वाले समय में आप देखेंगे कम से कम 1 वर्ष में 50 बच्चे सरकारी जॉब में वहां से निकल के जाएंगे।
मैं जानता हूं कि सबको मैं आईएएस नहीं बना सकता, सबको मैं आईआरएस आईपीएस नहीं बना सकता, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भेजना किसी न किसी रूप में और किसी तरह से कोई शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी उसको करने का काम मैं करता हूं। सामान्य साथियों, केवल इतना ही नहीं, उनकी काउंसलिंग, किस ग्रुप के लिए कौन सी कोचिंग की आवश्यकता है, अलग से बिठाकर रात तक पढ़ाने के लिए जितने फैकल्टी मेंबर हैं रात को वही रुकते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर सारी चिंता करना। अभी दिवाली का जब टाइम था, मैंने कहा भाई हमारे हॉस्टल के लोग भी ऐसे हैं, इनके लिए भी कुछ मिठाई देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। मैंने सूची मांगी तो मुझे लगा उसमें 18 लोगों की सूची थी। 18 लोगों का परमानेंट स्टाफ है, लगातार वह जो काम करता है, लेकिन इतने बड़े छात्रावास को बनाने के लिए मुझे कहीं असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे द्वारा या मेरे नियर एंड डियर बहुत खास लोग हैं, उनके द्वारा कोई मैंने चंदा की तरह से चंदा नहीं किया, लेकिन जितना भी चाहा उतना मैं करता रहा। अभी हमारे विकास चौहान जी कह रहे थे कि हमने सुना है कि आपने बहुत अच्छा बनाया है, तो मैंने कहा जो चीजें मैं अपने घर में नहीं लगा पाया उससे बेहतर चीजें मैंने छात्रावास में लगाने का काम किया। मैंने कहा मैंने अपने घर में लैटराइट पत्थर नहीं लगाया है, लेकिन छात्रावास में लैटराइट पत्थर लगा है। मेरे घर में जगवार की सैनिटरी नहीं लगी है, लैट्रिन सीट से गीजर से लेकर के सारा टंकी फिटिंग, लेकिन मैंने छात्रावास में जगवार का फिटिंग कराने का काम किया है। एक से बेहतर एक चीज को जो लेकर के, और किताबें भी आपने देखा होगा सिलेक्शन, तब मुझे लगता है अभी बीच में मैंने पूछा, वहां पर इन हाउस की व्यवस्था भी है, इन हाउस लाइब्रेरी, बच्चे किताबों को ले जाके ले भी जा सकते हैं 15 दिन के लिए, और जब 15 दिन में वापस किताब नहीं करते हैं तो टाइम बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एक बार मैंने पूछा, मैंने भाई इसमें से कितनी किताबें अब तक मिस हुई हैं? भाई इतनी किताबें जाती हैं तो कुछ तो किताबें मिस हुई होंगी। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे स्टाफ ने जब बताया सर आज तक एक भी किताब मिस नहीं हुई है, जितनी किताबें जाती हैं एक एक किताब आती है, और आप देखिए जितनी किताबें गई हैं वो भी हमारे पास चढ़ी हुई। एक भी बच्चे ने कभी किसी कंप्यूटर में, कभी किसी किताब में कहीं खरोंच भी नहीं आने दिया है। उनको लगता है ये केवल हमारे लिए जो हमारे माता पिता नहीं कर सकते वो काम यहाँ पर करके दिया है, इसलिए हम इसकी सुरक्षा, इसके लिए सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। सामान्य साथियों, तो मैं कहना चाहता हूँ अभी मेला ककुड़ा से मेरा गला, बुखार, सर्दी सब रहा है, लेकिन काम लगातार करना पड़ता है। तब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अभी बहन जी कह रही थी, मनीष कुमारी जी, यहां पर हमारे डिस्टर्ब करने के लिए पुलिस के लोग भी आ गए कि तुमने परमिशन लिया कि नहीं, एनओसी लिया है कि नहीं। भैया मेरी आवाज सुन रहे हो तो सुन लेना, जहां आपको जाना चाहिए वहां तो जाओगे नहीं, लेकिन जहां पर सेवाएं आदमी शिक्षा की दे रहा है वहां पर एनओसी मांगोगे। काहे की एनओसी मांगोगे भैया? एनओसी मांगना है तो मेरे बदायूं में आ जाना मांगने के लिए, मैं ठीक से एनओसी दे पाऊंगा आपको। तब मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों के लिए और प्रशासन भी 2017 के बाद योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त। गलत तरीके से कोई भी प्रशासन का व्यक्ति अगर हमारे किसी व्यक्ति को दबाने का, सताने का या परेशान करने का काम करेगा तो फिर उनके साथ भी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होनी है उनके अधिकारी उनके खिलाफ करेंगे। तब मैं कहना चाहता हूं हम सब मिलकर के, हमारी सबकी ड्यूटी है, जैसा कि आपको अपील की गई कि अपने बच्चों को पढ़ने को भेजें, केवल बच्चों को पढ़ने को ही न भेजें, अगर हमारी सामर्थ्य है, हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे द्वारा क्या सहयोग हो सकता है, हम सहयोग भी करना चाहिए। देखिए सेवा का कोई काम आगे बढ़ता है तो एक व्यक्ति करेगा तो एक सीमा हो, जब मिलकर हम करते हैं तो एक बड़ा काम कर सकते हैं। हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं, हम गांव में रहते थे तो उस समय तो लेंटर पड़ गए, 80% छप्पर उठते थे ना, और छप्परों के मकान होते थे। अब इतना बड़ा छप्पर कोई एक आदमी उठा लेगा क्या? नहीं उठा पाएगा, लेकिन छप्पर उठाते थे तो पूरे मोहल्ले के लोग आ जाते थे और इतने बड़े बड़े छप्परों को एक साथ में उठा के खड़ा कर देते थे। तब मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आज हमको यहां से संकल्प लेकर जाना पड़ेगा। हम खुद सहयोग करेंगे और सहयोग करने के लिए प्रयत्न भी करेंगे। हमारा समाज, चाहे लोधी समाज हो चाहे अन्य समाज हो,
मैंने अपने छात्रावास का जो नाम रखा है, शायद आपने देखा नहीं होगा, स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह की स्मृति। आपने बाबूजी की मूर्ति तो देखी होगी, इतनी सुंदर मूर्ति, पार्क, फुब्बारा, शाम के लिए लाइटिंग बरेली और मथुरा हाईवे पर बीचों बीच में मूर्ति। कितने लोगों ने देखी है, जरा हाथ उठाएंगे? काफी लोगों ने देखी है। मुझे लगता है कि ऐसी मूर्ति आपको प्रदेश में जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, और वहां पर अगर जाएंगे तो आपको शाम के लिए सेल्फी पॉइंट, सेल्फी फोटो खींचते हुए लोग मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस छात्रावास का नाम भी मैंने रखा है तो स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह की स्मृति में रखा है। मैंने अपने पिताजी माताजी के नाम से नहीं रखा, साथ में वीरांगना बंतीबाई छात्रावास रखा है और सर्व समाज को समर्पित किया है। केवल लोधी समाज के बच्चे नहीं, सभी समाजों के, कोई भी समाज के बच्चे, कि आज यहां तक मैं पहुंचा हूं तो सभी समाजों का आशीर्वाद मेरे साथ, सभी का आशीर्वाद मुझे मिला है तब यहां तक पहुंचा हूं। और साथ में एक शब्द मैंने निःशुल्क लगाया है, हमारे आदरणीय सुनील बंसल जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो उद्घाटन करने गए थे। बड़ा मंच था, 10-15 हजार लोगों का कार्यक्रम था। मैं समझता हूं 100 से ज्यादा लोगों का मंच था। इसके बाद में भी हमारे बहुत सारे विधायक और काफी लोग रह गए थे नीचे, हम चढ़ा नहीं पाए थे। लेकिन सुनील बंसल जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा बनाया है, लेकिन इतने खर्चे कैसे करूं, इसे निःशुल्क शब्द क्यों दे दिया, कैसे चलाओगे? तो मैंने कहा जब तक ईश्वर की इच्छा होगी तब तक। तो इसलिए डॉक्टर बनवारी लाल जी से मैं कहना चाहता हूं, मनीष कुमार जी से, आप चिंता मत करिए, आपने अच्छे भाव से इस लाइब्रेरी को शुरू किया है, इसको चलाने वाला ऊपर वाला होगा और सहयोग करने वाले आप जैसे लोग आपके साथ में खड़े होंगे। मुझसे कहा किसी ने, आप हो तब तो चलेगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, इतना सब कुछ कर दिया, इतना बिजली का बिल, इतनी तनख्वाह, इतने खर्चे, इतना, क्योंकि अभी इस समय ही 5-6 लाख के खर्चे आ रहे हैं, वो खर्चे बढ़ते बढ़ते महीने के खर्चे और बढ़ेंगे। अभी हमारे अशोक बाबू जी कह रहे हैं कि हमने तो इंटरव्यू लिया है, उसमें 3 मुस्लिम छात्र और 2 लड़कियां भी, यानी हमने कोई ऐसा नहीं, मैंने कहा सर्व समाज का मतलब सर्व समाज, उसमें ऐसा नहीं है कि भाजपा के समर्थक लोगों को होंगे या लोधी समाज का होगा। तो जो इन्होंने तो सिलेक्शन किया है, इन्हें मालूम है 3 मुस्लिम छात्र हैं जिसमें 2 लड़कियां, अच्छा 3 है, जिसमें 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो वहां पर सभी प्रकार के लोग, इस प्रकार के बच्चे हैं। तब मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, बुलंदशहर से मेरा रिश्ता जब से मैं राज्यसभा का सांसद बना और मंत्री बना हूं तब से ज्यादा घनिष्ठ हो गया है ना। जितना मैं बदायूं के कस्बों में नहीं जाता हूं, जितना मुझे बार बार ये डिवाई बुलंदशहर होकर के इधर से निकलना होता है। कई बार जैसे ही डिवाई निकलता हूं तो किसी का फोन आ जाता है, अरे मंत्री जी आप तो निकल गए, चाय पी लीजिए। तो इधर से ही निकलना होता है, दूसरा रास्ता है नहीं। जब शिकारपुर रास्ता खराब था तब अनूपशहर होकर निकलता था मैं। तब मैं कह सकता हूं कि वास्तव में बुलंदशहर के लोग आज जितने मेरे यहाँ आते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे बदायूं हो, शायद किसी जिले के इतने आते होंगे। और बुलंदशहर के लोग मैं नाम लेना चाहूंगा तो मैं 50-100 नाम ले सकता हूं, इतना मेरा घनिष्ठ संबंध आपसे हो गया है। तब मुझे लगता है इस डिवाई की लाइब्रेरी में मैं भी आपको वचन देता हूं, मेरे लिए भी कोई सहयोग आपको लगता है करना है तो मैं अपना वो भी चलाऊंगा और इसमें भी आपके साथ में खड़ा होने का काम करूंगा। दूसरा सम्मानित साथियों, 2 बातें मैं और कहना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन सच ये है अगर ये मंच मुझे मिला है तो राजनीति में नहीं होता तो मंच तो नहीं मिलता ना, या मिलता बताओ? मैं राजनीति में नहीं होता तो मंच नहीं मिलता। भारत सरकार में मंत्री नहीं होता तो शायद डॉक्टर बनवारी लाल जी से मेरा परिचय नहीं हुआ होता। सही है कि नहीं? तब मैं कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है सभी क्षेत्रों में, अभी बात बेटियों की हो रही थी, बेटियों ने हर जगह हमारे भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अभी आपने देखा पहली बार रिकॉर्ड बना है, हमारी बेटियां क्रिकेट में ट्रॉफी लेकर विश्व विजेता बनी है क्या नहीं भाई? विश्व विजेता, भारत की विजेता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे सेमीफाइनल और फाइनल में हरा कर आई है। तो बेटियां हमारी किसी कम नहीं है।
तो मैं कहूंगा आज बेटे बेटियों में भी शिक्षा का जो भेदभाव हमारे मन में कहीं रहता है उसको संकल्प लेकर जाना होगा कि बेटे और बेटियां हमारे लिए बराबर है। आज बेटियां किसी से कम नहीं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने का काम किया है, उनके व्यक्तित्व को निखारने का काम किया है, करोड़ों की तादाद में लखपति दीदी बनाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, जब सहकारिता मंत्रालय में मंत्री था माननीय अमित शाह जी के साथ, उस समय इफको हमारे पास आता था तो हमने ड्रोन चालू किए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ड्रोन केवल बेटियों के लिए दोगे, ड्रोन बेटे नहीं उड़ाएंगे, बेटियां उड़ाएंगी। उसका नाम रखा गया ड्रोन दीदी योजना। ड्रोन दीदी योजना आज बेटियां खेत में जाकर के ड्रोन उड़ाती हैं, आपके नैनो यूरिया का छिड़काव करती हैं, आपके दवाइयों का छिड़काव करती हैं। तो आगे किसान भी देखते हैं कि देखिए बेटियों में कितनी कुशलता है जो ड्रोन को उड़ाने का काम करती है। माननीय मोदी जी कहते हैं आज कोई बेटी कार चलाती है तो लोग ज्यादा नहीं देखते, लेकिन कोई बेटी बुलेट मोटरसाइकिल चलाती है ना तो ज्यादा देखते हैं, भाई बेटियों को बुलेट चला रही है। तब मैं कहना चाहता हूं आज बेटी अगर सेना में भर्ती होकर के देखा जाए तो बॉर्डर पर भी अगर हमारी इस देश की सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़ी होकर के सीना तान के और आधुनिक हथियार लेकर के सुरक्षा देशी करती है तो बेटियां करती हैं। जरूरत पड़ती है वंदे भारत ट्रेन की तो वंदे भारत ट्रेन चलाने का काम भी करते हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था सुबह इसमें, कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 वंदे भारत ट्रेन चलाने का काम किया है, लेकिन एक काशी यानी बनारस की बहू वो किसी न किसी की तो बेटी होगी ना, बनारस में ब्याही होगी, लेकिन उसने पहली वंदे भारत चलाकर खजुराहो तक पहुंचाने का काम किया। आज कल मोदी जी ने स्टार्ट किया, अब वो भी एक बेटी ने ही वंदे भारत चलाने का काम किया है। उससे भी ज्यादा अगर देखना हो तो ऑपरेशन सिंदूर देखो। ऑपरेशन सिंदूर हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का, माताओं का, जिन्होंने सिंदूर उजाड़ने का काम किया। लंबी चर्चा में नहीं करूंगा, आप सब जानते हो 22 अप्रैल के लिए ऐसे हमारे निहत्थे लोग जो घूमने गए थे जम्मू कश्मीर की वादियों में, पहलगांव में, लेकिन पाकिस्तान से प्रशिक्षित होकर के ऐसे हमारे कायर आतंकवादी उन्होंने इस तरह से निहत्थे लोगों पर हमला करके उनको मौत के घाट उतारने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय देश में नहीं थे, विदेश से वापस आते हैं, आकर उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उनको इतनी बड़ी सजा मिलेगी जो कल्पना से बाहर हो, यही कहा था ना। लेकिन आपने देखा होगा 6 और 7 तारीख की रात को, 9 और 10 मई की रात को तो तबाही पाकिस्तान में और पाकिस्तान के ठिकानों पर आतंकवादियों को तबाह करने का काम किया, आतंकवादियों को मारने का काम किया, सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम किया, वो भी आपने देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात उसका नाम जो ऑपरेशन सिंदूर दिया था और मोदी जी ने इसलिए कि मेरे देश की बेटियों का सिंदूर उजड़ा है इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया जाए। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाएगा और पाकिस्तान सुधर नहीं जाएगा। लेकिन सम्मानित साथियों, उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय किसे दिया पता है? पता है बेटा? नहीं पता? उसका श्रेय भी 2 बेटियों को दिया। एक बेटी थी कर्नल सोफिया, दूसरी विंग कमांडर भूमिका सिंह। किसको दिया श्रेय? 2 बेटियों के, मानी 2 बेटियों ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया है। क्या उन्हें हमने बदला भी लिया है बेटियों का, तो बेटियों के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों से और पाकिस्तान से बदला लेने का काम किया। अब मैं तो कहता हूं कई बार पाकिस्तान से कोई पूछेगा कि भारत से कितने लोग मारने आए थे, कितने लोगों ने किया था, तो सिर झुकाकर नीचे कहेगा इस बार लोग नहीं आए थे, सेना के जवान नहीं आए थे, सेना की 2 बेटियां, वहां से 2 लड़कियां आई थी, वही ठोक करके हमको चली गई। तब मैं कहना चाहता हूं माता बहनों से, बेटियां हमारी किसी से पीछे नहीं है। और हमारी पहली महिला जो राफेल की पायलट है वो शिवांगी सिंह, जो राफेल हमारे आए लड़ाकू विमान, पता है ना, तो वो भी कौन चला रही है? शिवांगी सिंह पायलट। तो आज हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि बेटे और बेटियों में हमको अंतर नहीं करना।
और मुझे कहने में संकोच नहीं, मेरे बेटे भी और बेटियां भी हैं। आप मेरी बात से कितना सहमत होंगे मुझे पता नहीं। हम कभी कोई काम अगर बेटे को सौंपे तो हो सकता है कि होने से रह जाए, लेकिन बेटी को सौंपा तो काम रह नहीं सकता, पूरा काम होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमने कहा बेटा जरा एक गिलास पानी लाना, तो हो सकता है बेटे को देर लगे, और बेटी अगर सुन रही है तो दौड़कर बेटी जाएगी और पानी लाकर पहले हमसे बेटे से लाके दे देगी। तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना सम्मान बेटियां माँ बाप का करती हैं, शायद आज उतना सम्मान मुझे बेटे कम करते। ऐसा नहीं है नहीं करते हो तो बेटे नाराज हो जाएंगे, लड़के साहब तो ऐसा कह दिया, लेकिन मुझे उतने करते नहीं दिखाई पड़ते हैं। तब मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में उस समय पढ़ाई का व्यर्थ बेटी का सही आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे डिबाई के लोग बड़े संपन्न हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन बेटी को पढ़ाएंगे कितना, 8वां क्लास तक। कैसा आप स्कूल पास में नहीं था ये तो कर दिया, प्राइमरी में है तो 5 तक पढ़ाएंगे, लेकिन जब शादी का नंबर आएगा, लड़की सयानी होगी तो माँ बोलेगी अब तो लड़की के हाथ पीले हाथ करने का समय आ गया, तो चिंता होती है। और जब लड़का देखने को जाते हैं, लड़का तो चाहते हैं कि ऑफिसर मिले, लड़का चाहते हैं कि नौकर पेशा मिले, गवर्नमेंट जॉब वाला मिले, लेकिन ढूंढते ढूंढते पैसा तो खर्च करेंगे। माँ बाप लड़के के तैयार भी हो जाते हैं और ढूंढ पता चलता है लड़का कहता है कि मैं सहमत नहीं हूं, मैं तो या तो मेरी जॉब की या तो मेरी नौकरी की लड़की मिले या पढ़ी लिखी लड़की मिले। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और पता चलता है लौट कर जब पिता वापस आते हैं और पिता का सिर नीचे को आता है, झुका हुआ दिखाई पड़ते हैं माँ को, लड़की के माँ को, तो लगता है कि रिश्ता आज भी पक्का नहीं हुआ। तब एहसास होता है कि बेटी की पढ़ाई कितनी आवश्यक है। और बेटी केवल अपने परिवार एक पीढ़ी को ही नहीं जो है शिक्षित करती है, वो अपने माता पिता के यहाँ रहती है, वहां भी संदेश देती है, ससुराल में जाती है, वहां भी संदेश देती है शिक्षा का, और उसकी होने वाली पीढ़ी जो होती है वो भी शिक्षा का संदेश लेकर जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बेटियों की शिक्षा में कसर हमारी न रहे। और एक बात मैं अंत में और कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मैं तो उसमें मंत्रालय मंत्री हूं। जिस तरह से मोदी जी रात और दिन काम करते, उनकी आयु हो गई कितने, 75 साल। 75 साल के यहाँ कम ही लोग बैठे होंगे, कम लोग हैं ना, हमारे माँ साहब 75 के होंगे, चूंकि अभी भी आपको पढ़ाया है तो होंगे, लेकिन 75 साल की उम्र में भी माने मोदी जी 25 साल की उम्र वाले से ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा काम करते हैं। क्यों करते हैं? इस देश के लिए करते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं हम सब मिलकर के बाबूजी बनिए। बाबूजी भी कहते थे, बाबूजी कहते थे देश उठेगा तब जब शहर उठेंगे, शहर उठेंगे तब जब कस्बे उठेंगे, और कस्बे उठेंगे तब जब गांव उठेंगे, और गांव उठेंगे तब गांव का किसान उठेगा, और गांव का किसान उठेगा तब जब उसकी खेती उठेगी, और खेती उठेगी तब जब उसकी लागत कम होगी, उपज का मूल्य सही मिलेगा। तब मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से आए हैं, तब से किसानों का बजट बढ़ाते बढ़ाते मनमोहन सिंह की सरकार में आखिरी बजट 21,900 करोड़ था, उस बजट को बढ़ाते बढ़ाते आज 1,27,000 करोड़ करने का काम किया। यानी 6 गुने से ज्यादा बजट बढ़ाया है। और 6 गुने बजट बढ़ाने के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 पहले किस तरह से बंदर बांट होता था, 4 से 14 में कितने भ्रष्टाचार होते थे, लेकिन आज एक बटन दबता है, लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधी किसान सम्मान निधि पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, लागत की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना खाद का, यूरिया का, डीएपी का पैसा कितने की मिलती थी आज से 10 साल पहले, उतने ही आज भी मिलती है कि नहीं? इसका मतलब महंगाई नहीं बढ़ी, ऐसा नहीं है, महंगाई बढ़ी है। जिस तरह से बरसात को बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल कर लेते हैं, मोदी सरकार छाते के रूप में खड़ी हो जाती है, वो किसान पर महंगाई की मार नहीं पड़ने देती है, और अपनी सरकार खुद सब्सिडी देकर के खाद देने का काम करती है। तब मैं कहना चाहता हूं मेरे 2 मंत्रालय हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दूसरा उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, 5 किलो फ्री राशन
जो जाता है वो भी मेरे मंत्रालय से ही जाता है। निर्बाध रूप से 80 करोड़ लोगों से ज्यादा फ्री राशन देने का काम अगर होता है तुम्हारी मोदी सरकार में, न जाने कितने देशों की आबादी मिलाकर के 80 करोड़ नहीं होती, 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम होता है। 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 5 लाख तक का फ्री इलाज की व्यवस्था, किसान है तो किसान सम्मान निधि। माने ये सब प्रकार से होने के बाद जब हम अपने को आगे नहीं बढ़ाएंगे और शिक्षा नहीं करेंगे, आज गरीब आदमी को लगता है कि मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, मकान मिल गया, सब कुछ मिल गया, मेरी बच्चों को पढ़ाने का काम करूं। तब मैं ऐसे लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, अब तक भले ही आप मजदूरी करते हो, अब तक भले ही आपके पास खाने की चिंता ज्यादा रहती हो, लेकिन आपको भी अब अपने बच्चों की शिक्षा में जोर देना पड़ेगा, शिक्षा को लाना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं मोदी जी जैसा युग बार बार नहीं आता है। मोदी जैसे लोग युवा में ही पैदा होते हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने अंग्रेजों का शासन भी देखा है, हमने मुगलों का शासन भी देखा है। जिन अंग्रेजों ने हम पर शासन किया उन अंग्रेजों के देश को भी हमने पीछे छोड़ दिया, ब्रिटेन को, उसको 6ठे स्थान पर छोड़ दिया था। भारत जीडीपी में अपने विकसित उसमें जीडीपी में अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर आ गया था। इतना ही नहीं, हम आज 4थे स्थान पर हैं। मोदी ने कहा कि टॉप 3 में जल्दी हम आने वाले हैं। तब केवल मोदी जी आज की बात नहीं करते, जिस तरह से हमने वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे होने पर अभी पूरे देश में कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उसी तरह से मोदी जी ने कहा है देश की आजादी के जब 2047 में 100 साल पूरे होंगे तो देश जब आजादी का जश्न मना रहा होगा उस समय हमारा देश सबसे समृद्ध देश हो, सबसे विकसित देश हो। इसीलिए मोदी जी कहते हैं मेरे देश के 140 करोड़ लोग जो मेरे परिवार के लोग हैं, एक कदम विकास की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो मेरा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। तो हम सब मिल करके, लेकिन जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आएंगे, और मुझे दूसरे समाज के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, और खास तौर से अपने समाज से जरूर कहना चाहता हूं, मेरे समाज के लोग मेहनत करने में पीछे नहीं है, पसीना बहाने में पीछे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम और समाजों की बराबरी कैसे करें, और समाज की तरह से हमारे बच्चे भी कैसे आए। मैं इस डिवाई क्षेत्र के और खास तौर से अकबराबाद हमारी लाइब्रेरी है, एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा एक उत्तर प्रदेश में जिला है जौनपुर। कौन सा? जौनपुर। जौनपुर में गांव है जिसमें 70 परिवार है, और 70 परिवार में से 47 IAS, IPS, IRS अधिकारी। कितने? 47। मेरा कहना है इसका माहौल ऐसा बनाइए, इस डिवाइस यहाँ से बच्चे पढ़ने का जब माहौल बनेंगे और एक बच्चे को देख करके एक बच्चे को उत्साह बढ़ता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर बच्चे निश्चित रूप से बड़े कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं अपनी बात भी बता दूं, जैसा आपने बताया लो 20 किलोमीटर दूर से मैं पढ़ने जाता था। आपके बच्चे इतनी मेहनत नहीं कर सकते। मेरे लिए तो 20 किलोमीटर तो नहीं है, लेकिन लगभग 16 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है। 16 किलोमीटर पैदल कचरा जाते थे पढ़ने, और 16 किलोमीटर वापस पढ़ के आते थे। तब मेरे मन में पीड़ा हुई कि इस छात्रावास से ये बच्चे पढ़ेंगे तो कम से कम जो मैंने परेशानी उठाई है, मैंने जो कष्ट उठाए हैं, इस पढ़ाई इससे पढ़ने वाले बच्चे उस प्रकार का कष्ट नहीं उठा पाएंगे, उनका भविष्य बनेगा। तो हम सब मिलकर, मैं आपसे यहाँ तो आते जाते मैं तो मिलता रहूँगा, इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया है। बहुत देर से यहाँ पर लोग बैठे हैं। एक कार्यक्रम SIR चल रहा है वोटर लिस्ट को ठीक करने का, उसमें मेरा कार्यक्रम बधाई भी लगा है, लेकिन मैंने कहा था मुझे छोड़ तो जल्दी देना, लेकिन कार्यक्रम इतना आपका अच्छा है। मैं डॉक्टर वनवारी लाल जी को, मुनीश कुमारी जी को, इसमें जितनी हमारी टीम है, इन सब के लिए, और ख़ास तौर से आपने इस कार्यक्रम की सुंदरता को बढ़ाने का काम किया है, मैं आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूँ। और अंत में एक बात कह करके हम सब अपने मन में भाव, पॉजिटिव सकारात्मक भाव लेकर जाए। हम किसी के लिए सहयोग कर सकते हैं तो करें, किसी के बारे में खराब न सोचें, टांग पकड़ कर खींचने का प्रयास न करें। और जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, समाज ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। या तो कुछ करें हम, ठीक है, और मेरा स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक रूप से जो काम करेगा मेरे लिए बहुत सम्मानीय है।
समाज के हितों के लिए जो काम करेगा वे हर व्यक्ति सम्मान्य है, लेकिन अपने स्वार्थों के लिए अगर समाज को या किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, मुझे लगता है मुझे ही नहीं शायद आपको भी ऐसे व्यक्तियों को शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ से यही संदेश देना चाहता हूँ, हम जो आज अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हमारे साथ भी अच्छा होने वाला है। और आज हम अच्छा किसी के साथ नहीं कर रहे हैं तो समझ लें उनके साथ भी प्रकृति कहीं ना कहीं अपने आप सब चीज देखती है। ये सकारात्मक भाव लेकर चलिए, मेहनत का भाव लेकर चलिए। और बच्चों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आपकी आयु जो शिक्षा की पढ़ने की है, इस समय आपने अगर मेहनत परिश्रम की पराकाष्ठा अगर आपने कर दी और वास्तव में हृदय से कर दी तो विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ आपका जीवन आपका उज्जवल हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा और आप हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरों के साथ सम्मान के साथ जी सकेंगे। और आपने आज कहीं मेहनत में कमी कर दी फिर जिंदगी भर दूसरों के सहारे और माँ बाप से लेकर के समाज के ताने सुनने को मिलेंगे। हमें किसी के ताने सुनने को न मिले, हमारा सिरमौर हम बन के रहें, हम सबका सम्मान पाने के लिए हमारी सब प्रशंसा करें। ये तभी होगा कि जब हमारा भी काम हमारा माता पिता को पढ़ा रहे हैं और माता पिता की जिज्ञासा होती है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए तो अपने माँ बाप के बच्चों के सपनों को पूरा करेंगे। और मैं कह सकता हूँ, मैंने भी ये संवाद करते करते बच्चों से कहा कि बच्चों ये बताइए कि आपकी जो पेरेंट्स मीटिंग होती है माता अभिभावक की, उसमें क्या बड़े भाई बहन भी जाते हैं? जाते हैं। चाचा ताऊ भी जाते हैं? बोले तो गार्जियन हुए कि नहीं हुए? बोले हाँ गार्जियन हुए। बोले मैं आपका गार्जियन बन सकता हूँ कि नहीं? बच्चों ने बड़े एक स्वर में कहा, सर इससे अच्छा क्या हुआ कि आपने हमको हम गार्जियन के रूप में हमें ट्रीट कर रहे हैं। और बच्चे भी मुझे अपना गार्जियन, मैंने कहा कि आप गार्जियन मानते हो कि नहीं? जब मैंने बच्चों से कहा कि मैं आपका गार्जियन हूँ, आप मुझे मानते हो कि नहीं, बच्चों ने इतना एक स्वर से स्वीकार किया तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार के बच्चे केवल बच्चे नहीं हैं, मेरे 361 बच्चे उस संस्थान में पढ़ने वाले सभी ऐसे बच्चे हैं, उनके भविष्य की जिम्मेदारी मेरी है। और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ उसमें से जो पढ़ने आएगा वो कुछ न कुछ बनकर निकल कर जाएगा, अच्छा बनकर जाएगा। तो मैं आप सबको एक बार फिर हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और खास तौर से डोईलाल जी के लिए और टीम के लिए और बुलंदशहर के भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए लाल कुआं से दुजाना से टोल के बाद एक जगह और फिर बुलंदशहर अवंतीबाई चौराहा, उसके बाद अहमदगढ़, उससे पहले भी एक जगह भीमपुर दोराहा, इतनी बड़ी तादाद में आपने स्वागत के रूप में मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर आपका सच्चे हृदय से आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका सहयोग जो मुझे मिलता है ऐसा ही मिलता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं कभी आपके काम आ सकता हूँ, मेरे विषय में तो बता दिया है, मैं मंत्री जरूर हूँ लेकिन मंत्री भाव से रहता नहीं हूँ, मैं भाजपा के कार्यकर्ता भाव से रहता हूँ। और किसी मंत्री के दरवाजे शायद 24 घंटे खुले रहेंगे, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप सबको मैं दिल्ली का आमंत्रण ये देके जा रहा हूँ, जब भी आपको दिल्ली आना हो, दिल्ली केवल मिलने मत आइए, दिल्ली कभी आना हो तो जरूर मेरे पास आइए। मैं मिलूं न मिलूं लेकिन आपके लिए सम्मान जरूर मिलेगा, वहाँ पानी मिठाई जरूर मिलेगी, चाय कॉफी जरूर मिलेगी और निश्चित आपको वहाँ जाने के बाद अपनापन दिखाई पड़ेगा। आपको लगेगा या कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, हम कहीं बैठे कहीं घूमे, पूरी तरह से कोई आपके लिए लगेगा कि मेरा अपना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रण देते हुए अपनी वाणी को देता हूँ प्रणाम। जय श्री राम। मैं मुख्य अतिथि को 2 मिनट और मंच पर रोकना चाहूँगा। बच्चे ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, जो मंत्री जी ने इतनी मेहनत की बात की। हमारे बीच एक ऐसा बच्चा है जिसने इसी लाइब्रेरी में पढ़ के यूपी पीसीएस की मेन परीक्षा क्लियर की है, वो प्री क्लियर की है और मेन में अपीयर हुए हैं, पंकज कुमार। हम चाहेंगे मंत्री जी उनको शील्ड दें और ये मौका है बच्चों को तालियां बजाने का। देखिए आपका एक भाई, ये बच्चा है जिसने इसी लाइब्रेरी में पढ़ाई की और उसकी मेहनत रंग लाई है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सबका आशीर्वाद रहा तो मेन भी क्लियर करेंगे। साथ ही डॉक्टर बनवारी लाल जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि को हमारा आज का मोमेंटो भी दें।
ये पैक वाला दे दो। अब बुलाओ अध्यक्ष जी को। मैं उनका अध्यक्ष को बताता हूँ। हाँ। अब मैं आज की अध्यक्ष श्री राम सिंह जी से अनुरोध करूंगा वो मंच पर आएं, और साथ ही श्री सुभाष चंद्रा जी, श्री जगदीश प्रसाद जी और श्री ओपी सिंह जी भी मंच पर आ जाएं। श्री सुभाष चंद्रा जी, श्री जगदीश प्रसाद जी और श्री ओपी सिंह जी मंच पर आ जाएं, और अध्यक्ष जी वहीं से आ जाए, नीचे नहीं उतरना, सॉल लेके आओ। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर बनवारी लाल जी से और श्रीमती मुनेश जी भी आए कि वो इन सभी का सॉल से सम्मान करें। हेलो, सभी लोग बैठे रहें, कोई जाए नहीं, अभी थोड़ी देर और बैठिए। हाँ, अध्यक्ष जी अभी हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं श्री राम सिंह जी, हम उनकी बातों को करवास पुस्तकालय उद्घाटन एवं अवंतीबाई लोधी सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री BL वर्मा जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। विशिष्ट अतिथि श्री विकास चौहान जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर। श्री राजीव लोधी, पूर्व मंत्री। श्रीमती अनीता लोधी, एक्स MLA। श्री बनवारी लाल जी, मुख्य प्रधान आयुक्त इनकम टैक्स भारत सरकार। श्रीमती मुनेश कुमारी जी, सम्मानित सामने बैठे बहन और भाइयों, प्रिय बच्चों, आज का दिन डिवाइस क्षेत्र के लिए बहुत ही हर्ष एवं प्रसन्नता का है। बच्चों के भविष्य के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार करने के लिए कमिश्नर साहब ने हाईटेक लाइब्रेरी की स्थापना की है। यह लाइब्रेरी क्षेत्र के विकास के लिए विकास में मील का पत्थर साबित होगी। बच्चे पढ़ेंगे तो परिवार और क्षेत्र का विकास होगा। मैं श्री बनवारी लाल जी एवं श्रीमती मुनेश कुमारी जी की इस उत्तम कार्य के लिए भूर प्रशंसा करता हूं। रतनपुर डिग्री कॉलेज में BTC B.Ed कराने में इनका बड़ा सहयोग रहा। इनके सभी कार्य बहुत ही उत्तम रहे हैं। माननीय श्री BL वर्मा जी सदैव हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। मैं उनकी सरकार एवं सहजता के प्रणाम करता हूं। देश और सेवा समाज के में आपके सतत प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं। आदरणीय श्री विकास चौहान जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर का भी पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप कुशल संगठनकर्ता एवं जुझारू व्यक्ति के धनी हैं। 2009 में जब मैं भाजपा का जिलाध्यक्ष था तब आप युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे। मैंने युवा मोर्चा की उस समय भी प्रशंसा की थी। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का, क्षेत्र से आए सभी भाई बहनों का, बच्चों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी लोग जाएंगे तो भोजन करके जाएंगे। नहीं, हर सफल आयोजन के पीछे अनेक व्यक्तियों का सहयोग, मार्गदर्शन और परिश्रम छुपा होता है। ऐसे में सभी का आभार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य नहीं बल्कि सौभाग्य है। अब मैं सादर श्री KP सिंह जी से अनुरोध करती हूँ
कि अपने विचारों के माध्यम से अतिथियों, सहभागियों, आयोजकों का इस भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था है उस धर्म कांटे के उधर, सभी लोग भोजन लेकर के ही जाएंगे। सभी से मेरा आग्रह है कि बैठे रहें। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। इतना जोश के बाद और आपकी आवाज तो इस कैंपस से बाहर ही नहीं निकल पाएगी। आपकी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए कि यहाँ शिक्षा का लग जग चुका है। जोर से बोला दाना हाथ ऊपर करके भारत माता की। अभी आवाज तो मोदी जी के कान तक पहुंचनी चाहिए। कहां पहुंची? एक बार जोर से भारत माता की। दिवाई की पावन सरजमीन को कोट कोट नमन करते हुए आप सभी को करबद्ध सादर नमस्कार। आज के सभा के मुख्य अतिथि श्रीमान BL वर्मा जी, केंद्रीय मंत्री, और सभा में सभी अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारीगण एवं सभी मेरे सहभागी साथियों, आपको यह आज बड़े ही गर्व की बात होगी कि आज यहाँ पर शिक्षा के अलग के टाइम पर आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और आपका यहाँ पर आना सबके लिए बड़ा सौभाग्य का इस विषय वस्तु है कि शिक्षा का अलग जगाने में एक बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर आज शुरू होगी। और दो बातें मैं कह करके अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। एक आभार तो उन व्यक्तियों के लिए, उन सभी पदाधिकारियों के लिए जिसने इस शिक्षा के अलग जगाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दूसरा, अभी उनको आभार व्यक्त करने की आवश्यकता होगी जो इस लाइब्रेरी का फायदा उठाएंगे और फायदा उठा करके अपने बच्चों को उसी तरह कामयाब बनाएंगे जैसे यहाँ से कामयाबी मिली है। इस कामयाबी की जड़ें आप जानते होंगे कि पास में ही KIC है। डॉक्टर बनवारी लाल ने KIC से इंटरमीडिएट किया था 1981 में। मुझे भी उनका एक साल जूनियर में था, तो मुझे भी मौका मिला इसी KIC में पढ़ने का। मैं सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से आग्रह करता हूं, विनम्र विनती करता हूं कि आपको आभार तब प्राप्त होगा, तब आपको मैं धन्यवाद दूंगा जब यहां से अगर KIC से 81-82 में बड़े अधिकारी बन सकते हैं तो आपके बच्चे भी इस क्षेत्र में लाइब्रेरी का लाभ उठा करके 2 नहीं कम से कम 2 दर्जन बच्चे हर साल UPSC में बड़े बड़े अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने। क्योंकि सभी का भी खाने की भूख लगी है। मैं एक बार पुनः श्रीमान मंत्री महोदय का, डॉक्टर बनवारी लाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। और यहां पर एक चीज बताना नहीं भूलूंगा, यहाँ पर जो कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री डोरी लाल जी, उनको ये माना जा सकता है कि वो लाइब्रेरी के चाणक्य हैं, क्योंकि उन्होंने बदायूं में भी एक ऐसा कार्यक्रम करवाया था और यहाँ भी एक बहुत सफल कार्यक्रम कराया था और चुपके काम करते रहते हैं। और माननीय मंत्री जी ने एक अलग जगाया है जो बदायूं में लाइब्रेरी के साथ साथ वहां पर एक छात्रावास भी बना है और बच्चे वहां पर भविष्य बना रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबके आभार के लिए प्रतीक्षा करूंगा कि इस क्षेत्र से भी हर वर्ष कहीं न कहीं 2 दर्जन बच्चे UPSC में पास हों और बड़े बड़े अफसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम।